नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए बुक को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और आगे इस बुक में क्या क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के 4 पड़ाव। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं। पहला, प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है? जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है, क्योंकि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर हो जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीजों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे संस्था की संस्कृति में ढालना काफी आसान होता है। इस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कर्मचारी या तो होता ही नहीं है अथवा बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइजर नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सीखा जाता है। नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह वह संगठन नए कर्मचारी को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गंवा देता है। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफी सावधानी बरतते हैं। वे उसे और बातों के साथ ये बातें भी बताते हैं। पहला, बंदों का कर्म। दूसरा, एक दूसरे से अपेक्षाएं। तीसरा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चौथा, मानक और दिशा निर्देश। पांचवा, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता। छठा, संसाधन। जब तक किसी को साफ तौर पर यह न बताया जाए कि उससे क्या उम्मीद है, तो उससे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सही दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्या पैदा ही नहीं होंगे। दूसरा, प्रेरित और असरदार। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी यह सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह कामों को जोश खरोश के साथ करता है। वह अपने पेशों को समझ चुका होता है और यह बात उनकी काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। तीसरा, प्रेरणाहीन पर असरदार। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पेशों की तिकर में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता रहता है कि उस मालिक को उसे नौकरी से निकालने का मौका न मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर काम नहीं करता। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह सीखता है और तिक्रमों को धोखेबाजों और धूर्तों के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उनकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छी काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाने लगता है।
वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता और अपने चारों ओर निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसा कर्मचारी को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना यानी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां से या तो वे दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं, अथवा चौथे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। चौथा पड़ाव, प्रेरणाहीन बेअसर। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। इस बिंदु पर उससे उचित कदम यही होता है। याद रखिए कि मालिक भी वही चाहते हैं जो कर्मचारी चाहता है। वे व्यापार को बढ़ाना और सफल बनाना चाहते हैं। अगर कर्मचारी इस मकसद में मदद देते हैं तो वे मालिक के लिए कीमती बन जाते हैं और खुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। प्रेरणाहीन बनाने वाले कारण। शुरू में प्रेरणाहीन रहने वाला कर्मचारी उस पड़ाव से सीखकर प्रेरणाहीन कैसे बन जाता है। कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने वाले कुछ कारक ये हैं। पहला, अनुचित आलोचना। दूसरा, नकारात्मक आलोचना। तीसरा, सबके सामने अपमानित किया जाना। चौथा, काम न करने वाले को पुरस्कार करने से काम करने वालों का उत्साह कम हो जाता है। पांचवा, असफलता का डर। छठा, सफलता से कई लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। सातवां, दिशाहीन। आठवां, कोई निश्चय लक्ष्य न होना। नौवां, आत्मसम्मान की कमी। 10वां, प्राथमिकताएं तय न करने की कमी। 11वां, नकारात्मक आत्मवारकता। 12वां, दफ्तर की राजनीतिक। 13, अनुचित व्यवहार। 14, पाखंड। 17, घटिया मानदंड। 18, तेजी से किए जाने वाले बदलाव। 19, अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारियां। कोई आवश्यक नहीं है कि यह संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो। कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है और उत्तेजना भी पैदा होती है जब किसी काम के प्राप्ति का पूरा समर्पण हो। प्रेरित करने की नई तरीके तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक प्रेरणाहीन बनाने वाली वजहों को दूर न कर दिया जाए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरक, हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वह है आत्म प्रेरणा, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजहों से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद से यह विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्ते, टीम भावना के साथ काम यानी हर चीज में सुधार आ जाता है। दूसरे को प्रेरित करने के कुछ तरीके ये है: मान्यता दे, इज्जत दे, काम को दिलचस्पी बनाए, अच्छे श्रोता बने, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करे, विकास के अवसर मुहैया कराए, ट्रेनिंग दे, चुनौती पेश करे, मदद करे, पर दूसरों के लिए उन कामों को न करे जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं।
निष्कर्ष, लोग कोई काम हमारी पैदा हुई वजहों से नहीं बल्कि खुद की वजहों से करते हैं। रैल्फ वाल्डो इमर्सन के साथ घटी घटना से यह बात काफी अच्छी तरह जाहिर होती है। एक बार इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बखार में घुमाने की कोशिश कर रहे थे। बछड़े को घींच कर और धक्का देकर बाप बेटे बुरी तरह थक गए, पर बछड़ा बखार में नहीं घुसा। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया। कार्य योजना, एक्शन प्लान। सरोवर के नीचे नहाने वाला हर आदमी इस बात को जानता है कि वह आदमी ही है जो बौछारों से बाहर आता है, खुद को सुखाता है और कुछ ऐसे काम करता है जिससे एक उम्दा फर्क पड़ता है। पहला, ट्रेनिंग के जरिए गर्व की भावना विकसित कीजिए। दूसरा, कार्य क्षमता प्रदर्शित करने वालों को पुरस्कृत कीजिए। तीसरा, अच्छी तरह व्याख्यायित और स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। चौथा, ऊंची उम्मीद रखिए। पांचवा, साफ और निश्चित पैमाने तय कीजिए। छठा, दूसरों की जरूरतों को समझिए। सातवां, दूसरों को भी अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बनाइए। आठवां, खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश कीजिए। नौवां, दूसरों में आत्मसम्मान विकसित कीजिए। अध्याय 6, आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी ऊपर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठा कर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा, इसकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना को जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग आया और उसके साथ ही उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान
इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान वजह से कम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना है कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उनका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्ते को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं, वे अधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने में उन पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकती, उसी तरह हम भी अपने सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हो। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरे को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को भी दी जाने वाली इज्जत से होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारी कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरे की जरूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सफलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे की आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी खास गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी खास को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान।
हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार रखते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं है, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देती है। वे आमतौर पर गप्पेबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा साबित करते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाने और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नजरिए वाले लोग होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचनाओं को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की दर्जों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती है और बेहूदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावरों में मजाक आम तौर पर सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिसके बारे में उन्हें मालूम नहीं होता कि वे पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बोलने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारे गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होता है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात करने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होता है। संवेदनशीलता और तुनक मिजाजी में क्या फर्क है? तुनक मिजाजी एक कंटीला नजरिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता सकारात्मक नजरिया है। यह दूसरे पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वे यह कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती है और वे निराश कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। पहला, वे हमेशा दूसरों से मान्यता और
स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फर्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। दूसरा, वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। तीसरा, वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उनकी इज्जत घट जाती है। चौथा, उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमजोर आत्मविश्वास की निशानी है। जिन हालात में दया दिखानी चाहिए उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। पांचवा, आत्मविश्वास की कमी की वजह से वे पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज लोगों को साथियों के दरवाजे के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वे लोग काम कर रहे हैं उनसे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें अस्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता पाना चाहते हैं। छठा, वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी ही अन्य चीजें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो अक्सर वे पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। वे ये सारे काम केवल दूसरे पर रौब झाड़ने के लिए करते हैं, जबकि कोई जरूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हो या उन्हें तारीफ लायक मानते हो। सातवां, कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचने की बेहद हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर डींगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकरनुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार ढुलमुल हो जाता है। वे सत्ता जिसके पास भी अधिकार हो के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फर्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत
के साथ बगावत की, लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विद्रोह केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले ही वे सही हो। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं, वे दिशाहीन होते हैं और उनका नजरिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकामयाबी समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीजों से काफी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीजों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि वे हम कैसी कार चलाते हैं, कैसा मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े गहने, यदि हम महिला है तो पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इस चीजों को इंसान बनाता है, ये चीजें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी जिंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिजाइनर के लेवल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीजें ले ली जाए तो वे शर्म से मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा है। चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीत जाने पर भी हम चूहे ही रहते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता, वे असभ्य होते हैं। वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी व्यवहार को जन्म देते हैं। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मविश्वास वाले आदमी जैसे ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उनकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेला रहता है कि वह लोग को सोहबत में परेशानी महसूस कराता है। साथियों, अगर ये हमारा ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।